So we are now starting with a new chapter, work, energy and power। आपके सामने आपका 6th चैप्टर शुरू होने जा रहा है बेटा। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है। बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें इसमें आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं, और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो आपने चैप्टर 5 और चैप्टर 4 कंबाइंड इफेक्ट में पढ़ लिया है। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में जाएंगी, वो हम लोग देख ही लेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्क क्या है, कैसे है, क्या होता है इसमें। तो बेटा वर्क अगर आपको देखा जाए तो आप कब कहेंगे सर जब हम कोई काम करते हैं उसे वर्क कहते हैं। काम करने के बाद आप थक जाते हो, ये बात तय है। तो सर थकने का मतलब काम से ही है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग मेरे को अपना बैग दे दो और मैं उसे ऐसे लेकर खड़ा रहूं, तो मैंने कोई काम तो किया नहीं है, लेकिन थक गया। काम नहीं किया इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। यानी कि अगर आप लोग कहोगे कि हाँ सर ने भाई पूरा जो है दिन भर तक बैग ढो के रखा है, सर ने काम किया है, बट फिजिक्स कहेगी पागल हो गए, तुम्हारे सर ने कोई काम नहीं किया है ना। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि जो वर्क की डेफिनेशन आती है बेटा फिजिक्स अकॉर्डिंग, वो कहती है एक कंबाइन इफेक्ट जो फोर्स और उस फोर्स के लगाए जाने के बाद होने वाले डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी को दर्शाता है। तो आपके पास वर्क डन आता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट। उस फोर्स की वजह से आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपके वर्क को दर्शाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों का नीचे से किसी बैग को उठाना, ऐसे लिफ्ट करना, ये तो वर्क है, ये वर्क है, क्योंकि आपने आप उठाया है ऐसे, ठीक है। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में वर्क है और किसके रेस्पेक्ट में नहीं है, ये चीज अभी हम लोग देखेंगे, राइट। अब अगर मैं आप लोगों से दूसरी चीज बोलता हूं कि आप लोगों के पास वर्क के टाइप्स क्या हैं, तो सबसे पहला आता है हमारे पास पॉजिटिव वर्क। क्या आता है बेटा? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आपका लगाया गया फोर्स और आपका मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ये आपका जो फोर्स है वो क्या होगा बेटा? आपका पॉजिटिव फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ धक्का मारता हूँ या एक स्टूल को खिसकाता हूँ, तो मेरा लगाया जाने वाला फोर्स और उस स्टूल की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगी, तो ऐसे फोर्स को मैं क्या बोलूँगा? पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव वर्क, सॉरी, है ना। दूसरा जो हमारे पास वर्क आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में आपके पास क्या होगा बेटा कि आप फोर्स तो लगा रहे हो एक डायरेक्शन में, लेकिन वर्क हो रहा है दूसरी डायरेक्शन में। क्या ऐसा पॉसिबल है? वर्क को देख पाना पॉसिबल तो है, चलो बता देते हैं कैसे। ऐसा करते हैं, नहीं दो बॉल क्या, आराम से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन का सोच लेते हैं। ऐसा करता हूं कि मैं आपको जो है एक पहाड़ पर भेज देता हूं जिसका स्लोप आपको दे रखा है, जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, जो कि थीटा डिग्री पर है, ठीक है। अब आपका जो स्लोप है वो हमारे पास कितने डिग्री पर है? थीटा डिग्री पर मान लिया। अब वहां पर हमारे पास एक बॉडी बिल्डर भैया थे। वो बॉडी बिल्डर भैया अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते, डेली पहाड़ पर 100 किलो का वेट लेकर ऐसे उठा के लेके जाते थे। तो वो जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो हुआ क्या कि उन्होंने जब फोर्स लगाया और जब उन्होंने खींचा, मतलब जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, डेली प्रैक्टिस में करते हैं भैया, जिस तरह वो फोर्स लगाए थे और वो खींच रहे थे, तो वो आराम से ऊपर ले जाकर अपनी मसल्स बना रहे थे। मुझे देख के थोड़ी जेलसी हुई, क्योंकि मेरी मसल्स तुम लोग देख ही रहे हो। तो मैंने कहा भैया आज से मैं भी चालू कर रहा हूँ। उन्होंने जो वर्क किया 100 किलो को उठाते समय, वो तो पॉजिटिव वर्क। मैंने कहा भैया आप हटो, अब मैं इसे उठा के लेके जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई कर ले, पर तू कर लेगा? मैंने कहा भैया देखना बस बॉडी बनानी है मैंने, अब आप हट जाओ। तो मैंने भैया जी को हटाया, वो 100 किलो का जो वेट था, अब मैंने उठाया, मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, पर मेरा मोशन इधर गिरा गया, कि भाई उसने मुझे खींच लिया ना। वो वेट इतना था कि फिसल गया मैं उस पर, मेरा फोर्स इधर लग रहा था पर मेरा एक्शन इधर से ला गया इधर। तो फोर्स इधर एक्शन इधर, कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्क है, यानी कि जब आपके फोर्स के ऑपोजिट में जाए। हालांकि ये एग्जांपल बस अभी मनगढ़ंत बनाया ही है, लेकिन एक जो आसपास, जो हमारे आसपास होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन,
आप सोचो खुद, आपके एक्शन इधर है, आपका फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास जीरो वर्क। क्या आता है? जीरो वर्क। जीरो वर्क के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है और कैसे आपका वर्क जीरो आता है, इसको समझने से पहले आपको वर्क डन इन अ इंक्लाइंड प्लेन को और अच्छे से समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जब आप फोर्स मान के चलो किसी एक एंगल से खींच रहे हो, तो आपका जो वर्क डन है वो जब कोई चीज चल के पैरेलल कंपोनेंट में आपके साथ आ रही है तभी तो आप वर्क डन निकाल पा रहे हो। समझ पा रहे हो इस बात को? जब आप किसी चीज को आप थीटा एंगल से खींच रहे हो तो आप उसका वर्क कैसे मेजर कर पा रहे हो कि वो भी चीज आपके साथ चल चल कर आगे आ रही है, यानी कि आपके एक्शन की तरफ ही आपका वर्क हो रहा है। तो अगर कोई चीज थीटा डिग्री पर मैं खींचता हूं इस तरीके से और यहां पर मैंने फोर्स लगाया, यहां पर मैंने फोर्स लगाया F। अब इस फोर्स का थीटा डिग्री पे था, ग्राउंड थीटा डिग्री पे मैंने फोर्स लगा रहा हूं, इस फोर्स का ये कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये मेरे पास क्या रहेगा? F cos थीटा, F cos थीटा रहेगा। अब अगर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो इस फोर्स के साथ आगे डिस्प्लेसमेंट वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, वो आगे भी चल रहा है, तो यानी कि मैंने कह दिया लेट्स से s डिस्टेंस आगे गया, या इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें s डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास अगर ये f और s मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? वर्क बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं इस वर्क को मैंने Fs cos थीटा लिख दिया है तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस समय आपके पास जो आपका कंपोनेंट है वो कैसा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि F cos थीटा के बराबर तो Fs cos थीटा है। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपके पास AB cos थीटा है इसका मतलब वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट रहता है, और अगर AB sin थीटा है तो इसका मतलब हमारे पास वो क्या रहता है? क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है? Fs cos थीटा, इसका मतलब आपका वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसी वजह से आपका जो वर्क है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। फोर्स वेक्टर होने के बावजूद भी हमारे पास वर्क हमारा कैसा क्वांटिटी रहती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी रहती है, और इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए Fs cos थीटा आता है। अब आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे कि मैं जीरो वर्क को डिफाइन करने से पहले इसको क्यों करा। जीरो वर्क के लिए कंडीशन देखो, अब आप यहाँ से समझ सकते हो, जब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही है तब आपके पास जो वर्क डन हो रहा है वो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो आपके पास होना ही नहीं है कुछ। F0 एक केस। दूसरा केस जब आपकी बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही ना हो, यानी कि अगर आप लोग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं उस समय पर आपके पास जो आपका वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? 0 डिग्री का आएगा। तीसरा जो आपके पास थीटा है, अगर ये 90 डिग्री बन जाता है तो यहाँ पे भी आपका वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर इसे उठा रहे हो, ध्यान सुनना, ग्राउंड के साथ ये जो हॉरिजॉन्टल का जो उठा रहा हूँ इसमें एंगल कितना बन रहा है? मेरा ये 90 डिग्री का, और ग्राउंड का ये, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए 0 है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो मैंने कुछ काम किया है, या वर्क डन टुवर्ड्स ग्रेविटी किया है। वैसे जब मैं नीचे रखता हूँ तो मैं वर्क डन टुवर्ड्स द ग्रेविटी करता हूँ, तब मेरा वर्क पॉजिटिव होता है और ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। अगर मैं एक कॉपी को इसको उठा रहा हूँ यहाँ से और उसके बाद मैंने नीचे रख दिया बेटा इसे, तो इसका मतलब मेरा वर्क पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे बुला रही है मेरे को और मैं भी नीचे लेके जा रहा हूँ, तो मेरा वर्क विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी क्या है? पॉजिटिव है। अगर मैं इसको ग्रेविटी के हिसाब से उठा रहा हूँ तो मेरा वर्क नेगेटिव है। लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ जो मैंने उठा रखा है तो मेरा वर्क डन जो कि इस टाइम 90 डिग्री पे आ जाएगा, मेरा ये एंगल और 90 डिग्री एंगल, तो कोई काम नहीं, कूली ऐसे लेकर अगर आगे भी चलता जाएगा और आप कहोगे कि उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का बन गया, उसने काम कितना किया, तब भी आप कह दोगे 0। बेचारा एक तो यहाँ से लेकर वहां चलता रहा, लेकिन तब भी 90 डिग्री होने के कारण उसका वर्क क्या माना आपने? 0। तो
जहाँ पे भी थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी, वहां पे आपका बर्डन क्या आ जाएगा 0। तो 3 कंडीशन जो आपको बताई जाती हैं कि बर्डन कब कब 0 हो सकता है हमारे पास, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आता है बेटा वो है आपके पास डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ वर्क। तो डायमेंशन तब आप लोग कर ही चुके हैं, ml/t-2 इंटू डिस्टेंस, तो ml/t-2 आपके पास आ जाएगा, और फोर्स की न्यूटन और मीटर, तो न्यूटन मीटर इसी को हम लोग जूल बोल देते हैं। तो जब 1 न्यूटन का फोर्स लगा है 1 मीटर चलते समय, उस समय जो आप वर्क को डिफाइन करेंगे वो आपकी वर्क की डेफिनेशन क्या होगी 1 जूल। 1 जूल हमारे पास SI यूनिट होती है, इसकी CGS यूनिट अर्ग होती है, और 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि कन्वर्जन जो करना है ना, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को डायमेंशंस वाले टॉपिक में सारी चीज़ सिखा चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या चीज़ बोलिए बेटा, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि हमारे पास चीज़ें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से चीज़ें रिलेट हो रही हैं, यानी कि मेरा जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस पे भी एक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी एक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास F जो कंपोनेंट है Fx i प्लस Fy j प्लस Fz k बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स हैं वो 3, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट 3D प्लेन में काम कर रहा है, तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट मैंने इसके हिसाब से दे दिए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मेरा पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी ऐसे ही वेरी कर रही है, Sx i प्लस Sy j प्लस Sz k, अगर कुछ इस तरीके से मेरे पास कहानी है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि भैया बॉडी का नेट वर्क डन कितना है, तो आप क्या करोगे, दिक्कत में आ जाओगे कि यहाँ पे तो आपको कंपोनेंट, वैसे तो मैंने आपको सिखा रखा एग्जैक्टली जब आप नॉर्मल रिजल्टेंट वगैरह निकाल के जैसे करते थे, एक तरीका तो वो है, लेकिन यहाँ पर बेटा आपको फंसना तो है ही नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, इनका मैग्नीट्यूड अगर आप नॉर्मल निकाल दोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, इसलिए रिजल्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है वर्क। तो स्केलर क्वांटिटी होने के नाते आप ऐसा कर लेंगे कि x डिस्टेंस, x के अलोंग जो आपकी वर्क आएगा वो कितना आएगा Fx i डॉट Sx i, ये f के अलोंग आ गया, तो W नेट जो आएगा आप अगर इसको प्लस कर देते हैं Fy j और Sy j और इसी तरीके से Fz k इंटू Sz k, अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास जो है वैल्यू अलग अलग है, इन सबको आप प्लस कर दीजिएगा, तो स्केलर क्वांटिटी होने के नाते आपको आपका आंसर सीधा मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों के पास जो एक छोटा सा टॉपिक था वो खत्म हुआ है। अभी मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन जो देखने को मिला है, उसमें कह रहा है तुम्हारे लेवल पे, अभी छोटे से शुरुआत करते हैं कि एक फोर्स लग रही है F इज इक्वल्स टू आई कैप, लेट्स से F इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k, ये आपको दे दिया, आपका फोर्स है, और आपसे कहता है बॉडी चली है आपके पास एक पोजीशन S1 से S2 तक, S1 से S2 तक चली है, जिसमें हमारे पास S1 की वैल्यू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप थी, और S2 की वैल्यू 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप थी। आपको बताना है कि आपका नेट वर्क कितना आया है, ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। बेटे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो बहुत से बच्चों ने कर भी दिया था, बिल्कुल सही किया है। S2 माइनस S1, पहले हमारे पास क्या होता है, बर्डन निकालना है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या थी बेटा, 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस ब्रैकेट डाल दिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। अब आप यहाँ पर साइन चेंज करके माइनस करते रहिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3i और 2i कितना आ गया, प्लस का i, माइनस j प्लस 3j कितना आ गया, प्लस 2j,
और माइनस के और -2 के -3 के, ये आपके पास क्या आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। और आपको क्या करना था, डॉट प्रोडक्ट करना था किसके साथ, आपके फोर्स के साथ, और डॉट प्रोडक्ट में करना आपको सिखा चुका हूं। इसका हमारे पास जो फोर्स दे रखा था I + 3j - 2k के साथ डॉट प्रोडक्ट करना था। I × I1 3 इंटू, बाकी सब जीरो हो जाता है, पता है ना भाई cos 90 होते हैं, तो ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं। तो I × I1 3 × 2 हमारे पास 6 और -2 × -3 +6, तो हमारे पास 6 6 12 और 1 13 जूल आपके पास आपका सिंपल सा आंसर आ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखा, इसमें लिखिए कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग, कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग अ स्टोन, उठाना, कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग अ स्टोन ऑफ मास 5 kg, कितना मास दे रखा है बेटा आपको, 5 kg, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3, यानी कि इसकी जो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, स्टोन की 3 दे रखी है। लाइंग एट द बेड ऑफ लेक थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, लाइंग एट द बेड ऑफ लेक, लेक में बिस्तर नहीं बनाया बेटा, कहने का मतलब है बेड मतलब लेक की सबसे नीचे वाली सतह होती है उसे बेड बोलते हैं। तो लाइंग एट द बेड ऑफ लेक एट हाइट एट डेप्थ 5 मीटर, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है। आपको एक वर्डन बताना है, जो आप लेक नीचे है, यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है, इसको उठाकर आपको सरफेस तक लेके आना है, तो आप कितना वर्क करेंगे अगर उस स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक हिंट दे देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है मास ऑफ स्टोन इन एयर, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है मास ऑफ स्टोन इन एयर अपॉन मास ऑफ स्टोन इन वाटर, या फिर मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आपके पास चलेगा, अपॉन में मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस हिंट को यूज कर आप लोग कोशिश कीजिए कि आप मेरे को वर्क निकाल कर दे सकें। बेटा यहाँ पर क्लास 9 का एक छोटा सा प्रिंसिपल लगा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, और उसके अलावा 12th में भी है, सॉरी 11th में भी है, जब आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा है, मतलब लॉजिक है, सिंपल तो नहीं बोलूंगा। देखो मैंने आपको बोला था कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मास ऑफ स्टोन इन एयर अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका मैंने आपको रेशियो बताया था। तो आई कैन से कि 5 स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 दे रखी है, 3 इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्टोन इन एयर 5 kg है अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन ऑफ वाटर, मैं इसको x मान रहा हूं। तो ये आपके पास x आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5/3 आ जाएगी, यानी कि इतना जो वॉल्यूम है ये आपके पास इक्वल वॉल्यूम वाटर। ठीक है, इस स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें ये पता पड़ा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था, किसी भी बॉडी का जितना मास है वो उतने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है या पानी में जाता है। तो अगर ये पेन है तो जितना इसका मास है उतना ही वॉल्यूम में डिस्प्लेस करेगा। तभी तो हमारे पास जब बर्फ को डालते हैं तो हमारे पास पानी जो है राइज नहीं करता। ये केस आपने पढ़ा होगा कि आपने यहाँ पर पानी का लेवल ये था, ठीक है, आपने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और इसके अंदर डाल दिया, तो लेट से आपके पास ये हो गया बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, अब वो तो बढ़ेगा, थोड़ा सा कुछ डाला तो बढ़ेगा। अब मैंने कहा जब बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी तो इस पानी का लेवल जो अभी ए पर था ये कहां पर पहुंचेगा, ऑप्शन है बी पर पहुंचेगा, सी पर जाएगा, ए पे ही रहेगा, या फिर भर के बाहर आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो बी पर बताएंगे, बहुत से बच्चे बता भी रहे हैं, लेकिन बेटा ये नहीं होता है। ऑप्शन ए ही रहेगा। यहाँ पर बर्फ जब पानी में पिघलेगी जितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, जितना उसका मास था उतना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। तो जब डिस्प्लेस किया है, जब पानी पिघलेगा तो उसी स्पेस को फिल करता जाएगा, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है वो ए पर ही रहेगा, कहीं निकलेगा नहीं बाहर या ऊपर नहीं बढ़ेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको जो है यहाँ पर भी यूज करना था कि जितना वॉल्यूम उसके पास है वो उसने डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नया वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है एपरेंट वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, एपरेंट वॉल्यूम या एपरेंट मास कह लो। तो एपरेंट मास आपके पास क्या है, ट्रू मास माइनस ये जो इसका मास वाटर में, इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको एपरेंट मास मिल जाएगा।
तो आप कह देंगे 5 में से जब मैं 5/3 को माइनस करूंगा सर, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा, 5 15 माइनस 5 10/3 1/3 हो जाएगा। तो 550 माइनस 5 10/3। ये 10/3 केजी वेट आया है, किलोग्राम वेट आया है। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं, ये आपके पास अभी फोर्स नहीं है। फोर्स कब बनेगा, ये तभी m है, इसमें g की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, तब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये फोर्स बन जाएगा, क्योंकि F इज टू m इंटू जी होता है। तो आपके पास इसमें जब आप 10 इंटू 9.8/3, क्योंकि मैंने कुछ दे ही रखा तो मैं 10 यूज नहीं कर सकता, पर क्योंकि मुझे कुछ दे ही रखा इसलिए मैं 10 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अब सिंपल बनानी है। तो 10 इंटू 10/3 हमारे पास आ गया, 100/3 हमारे पास फोर्स आ गया है बेटा। और आपसे पूछा था कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा जब आप उस स्टैंड को उठा के लेके आओगे ऊपर तक। कितना हाइट दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसकी, 5 मीटर। तो आप W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, और फोर्स आपने निकाल लिया 100/3 इंटू हाइट थी 5, तो आपके पास कितना आएगा 500/3 163 पॉइंट समथिंग, आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा यही था कि अगर आप इस चीज को पकड़ लेते हैं तो एक टफ क्वेश्चन में से था, ऐसा नहीं कि सिंपली हो जाता बैठे बैठे, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि पहले आप इसे पकड़ लीजिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के जब आप फ्लूड करेंगे तब बहुत आराम से हो जाएंगे। फिर ये अपेरेंट वेट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे जब आप फ्लूड करेंगे, तो यहाँ पे अभी आपकी प्रैक्टिस बुक में मेरे को दिख गया तो मैंने करा दिया, क्योंकि एक टफ क्वेश्चन मेरे को दिखा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों से छोटी मोटी पूछी जाती हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब बेटा हमारे पास एक फोर्स मान के चल लेते हैं, पहले कांस्टेंट का अगर मैं आपसे कहता हूँ, सिंपल सी बात है कि भैया अगर आपके पास मान के चलो एक F ऐसे है और X ऐसे, आपसे कहता है पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो बताओ कितना वर्क डन हुआ। तो आप कुछ नहीं करना, सिंपल एरिया निकाल देना, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ का आपको क्या दे देगा, वर्क दे देगा। लेकिन ये कहानी तब सही है ना जब आप लोगों के पास एरिया निकालने के लिए सिंपल फिगर दे रखे हैं, लेकिन अगर आपका वर्क वेरिएबल फोर्स वाले क्लास को दे दे, यानी कि जो आपका फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, सीधा सीधा नहीं लग रहा है, अब फोर्स कैसा लग रहा है आपका, वेरिएबल वाला लग रहा है, अलग लग रहा है, तो उसके यानी कि हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अब मैं कहता हूं कि चलो आप लोग अगर निकाल ही रहे हो तो ऐसा करके दिखा दो फिर मेरे को, ये F हो गया ये X हो गया, उस टाइम तो आपने निकाल दिया, बड़ी सिंपल से सर हम लोग एरिया निकाल देंगे और आपका वर्क दे देंगे आपको। मैंने कहा ठीक है बेटा, फिर एक काम करो इसका मेरे को निकाल के दे दो, एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन। हाँ, तो जो आपको पहले मैंने सिखाया था वही चीज आपको लगानी है कि इसका सिंपल एरिया तो कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये जो फिगर है ये आपके पास कोई एक नॉर्मल फिगर तो है नहीं कि रेक्टेंगल या एरिया सर्कल ले लिया आपने उसका एरिया निकाल दिया, यू कांट। तो यहाँ पर आप लोगों को छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है, और टेक्निक में ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कोई भी एक पोर्शन उठा लेना है इसका ऐसे, मैंने मान लिया ये पोर्शन उठा लिया और ये वाला पोर्शन उठा लिया, ठीक है। और ये जो मेरा पोर्शन आया है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको मैंने डेल्टा एक्स लिखा है, क्योंकि मेरा एफ तो कांस्टेंट है, एफ तो चेंज होना नहीं है। अब अगर मैं मान के चल रहा हूं इस छोटे से पोर्शन पे जो डेल्टा एक्स आया है, इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर सकता हूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, और मैं एफ को अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इतने से का जो है एरिया वर्डन मिल जाएगा, इतने से एरिया का मिल जाएगा, समझ रहे हो। छोटे से एरिया का वर्डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इतने से पार्ट को इंटीग्रेट कर देता हूं। फिर छोटे से एरिया को निकालने के लिए कोई पार्ट डिस्क्राइब कर दिया, उसको रेक्टेंगल मान लिया, उसका एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास वर्डन आ गया उस पर्टिकुलर पॉइंट का, यानी कि इसका वर्डन मैंने जो है कैलकुलेट कर दिया। अब जिस तरीके से मैंने इसका वर्डन कैलकुलेट किया है, इस तरीके से सबका कर देता हूं, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, पता नहीं मेरे को कितने रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे बेटे फिर तो ऐसे। अब तुम्हें क्या पता है ऐसे कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल बन रहे हैं, किसके कितने बड़े बड़े रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप लोग इस पॉइंट को x1 ले लेंगे,
इस पॉइंट को x2 ले लेंगे, और जब आपने यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिया तो कहानी खत्म, कितने रेक्टेंगल होंगे आपके पास, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि इसका वर्क डन f डॉट ds, पहले तो एक छोटे से क्वेश्चन निकाल लिया मैंने dw का, इसका तो dw इज इक्वल टू f डॉट ds आ गया। मुझे पूरे का निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन कर देता हूं दोनों तरफ का, इंटीग्रेशन कर देता हूं दोनों तरफ का, तो आपके पास dw का इंटीग्रेशन f डॉट, यहां पर अगर मैं s लिख दूं और s की वैल्यू कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक डाल दूंगा, तो यहां पर मेरे पास वही x2 माइनस x1 डेल्टा x आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, और मेरे पास अपना वर्क कैलकुलेट करने का तरीका मिल जाता है कि आप वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं। तो आप इंटीग्रेट करके छोटे छोटे टर्म्स को आराम से निकाल सकते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा लगा देना, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कॉस थीटा की है, तो एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, बट कॉस थीटा अभी हमारे पास जो है यहाँ पे जीरो लेके चल रहे हैं, कॉस एफ डॉट डी एस कर देना, ठीक है। तो ये कॉस थीटा मैं बता चुका हूँ कि सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आना है तो वो पैरेलल जाएगा, तो एफ डी एस कॉस थीटा हर जगह रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों से एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जो है मिला हुआ है। देखो एक तो छोटा सा क्वेश्चन ये दे रखा है कि अगर आपके पास f की वैल्यू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर दे रखा है, 3x स्क्वायर दे रखा है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 5 तक इसका वर्क कितना होगा। तो यही है, इसका इंटीग्रेट करके, नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप कर दोगे, इंटीग्रेट करके लिमिट डालनी है। तो मैंने आप ये वही क्वेश्चन तो हो गया बेटा कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो इसी को इंटीग्रेट करके ये लिमिट डाल देना, ये तो तुम कर लोगे, है ना। अब मैं आप लोगों से एक ग्राफिकल क्वेश्चन जो ठीक ठाक है वो पूछता हूँ। कहता है अ वुमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वुमेन, पहला पार्ट कह रहा है एक वुमेन एक ट्रंक को पुश कर रही है रेलवे से जिसका सरफेस कैसा है, रफ है। शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर 10 मीटर। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इसने इस वुमेन ने 100 न्यूटन का फोर्स दिया फॉर द फर्स्ट 10 मीटर की दूरी के लिए। उसके बाद कहते देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, थक तो गई होगी बेटा इतनी देर से काम कर रही है, एंड हर फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद अ डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। अब ये जो 100 न्यूटन की फोर्स थी लीनियरली आगे कहां पे पहुंच रही है, 50 न्यूटन। द टोटल डिस्टेंस विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। अब ये कहना चाह रहा है भाई यहाँ तक तो 20 मीटर रहा होगा, कहना चाह रहा है कि ये वाला डिस्टेंस टोटल अगर 20 तो ये भी 10 दे रखा है बेसिकली। इसने कहा टोटल डिस्टेंस जो स्टार्टिंग से था कितना है 20 न्यूटन, 20 मीटर दे रखा है। कहता है प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय वुमेन, मतलब आपको बताना है, प्लॉट करना है तो मैंने कर ही दिया, आपको क्या कैलकुलेट करना है बता देता हूँ। कहता है इन विच द फ्रिक्शनल फोर्स इज 50 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको बनाना है। अब देखो बेटा अगर ऐसा कंडीशन आपको आ जाता है कि ग्राफ में आपको फ्रिक्शनल फोर्स ही बनाना है, तो आपको मैंने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसा फोर्स है, ऑपोजिंग फोर्स है। और अगर ऑपोजिंग फोर्स आता है तो आपको इस फोर्स के नीचे वाले पोर्शन से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली जो लाइन आप दिखाएंगे, क्योंकि इसने हमें जो बोला है, क्या बोला है, 50 न्यूटन का हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 न्यूटन का है, तो इसका आधा डिस्टेंस नाप के आप वहां से फ्रिक्शनल फोर्स दिखा सकते हैं, ठीक है। आपसे कहा है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द नेट वर्क डन ओवर दिस 20 मीटर। आपको बताना है कि नेट वर्क डन कितना होगा जब इस पूरे 20 मीटर में। आपका समय शुरू होता है अब। ओके बेटा, जिन्होंने किया है वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है। ओके, कुछ भी नहीं करना था, सारी कहानी आपके सामने थी। एरिया ऑफ एफ ग्राफ आपको क्या देता है, वर्क डन आपको पता है, और मैंने बताया था ये झुक के कहां तक आ रही थी बेचारी महिला, हमारे पास थक गई थी ना, 50 मिनट तक आ गए थे, कहां थी हमारे पास। अब आपको पता है कि अगर आप इसको ऐसे यहाँ पर कर दो तो आपके पास एक ट्रेपेजियम सा बन रहा है कुछ, और ये आपके पास क्या है 100 और 10 एक रेक्टेंगल है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास इस वाले पोर्शन का जो मेरे पास एरिया आएगा, अगर मैं इसको निकाले तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। ओवरऑल वर्क डन निकालूंगा क्या, नहीं ओवरऑल नहीं आएगा। देखो क्यों, क्योंकि मैं इसका वर्क डन निकालता हूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को बताना चाहता है। समझ पा रहे हो कहानी को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, 100 इंटू 10 तो हमारे पास आ गया 1000, प्लस
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 50 प्लस 100। भैया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 10। सॉल्व करोगे कितना आएगा 150 इंटू 5 750 तो 1000 प्लस 750 कितना आ गया 1750 ये आएगा भाई। एरिया आपके पास टोटल गार्डन आपके पास आएगा 1750 जूल। लेकिन रुको रुको रुको, मैंने आपसे कहा था नेट वर्क डन और क्वेश्चन में दिया है 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स का। तो आप क्या करेंगे 1750 में से 50 न्यूटन को माइनस कर देंगे और एग्जामिनर ने 1700 आंसर दे रखा होगा, आप टिक लगा कर आएंगे और एग्जामिनर गलत कर देगा। बेटा 50 न्यूटन का अगर उसने फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है और बोला है कि महिला पूरे समय पर ऐसे घिसड़ती हुई लेके गई है, तो बेटा उस महिला पे लगने वाला 50 न्यूटन हर पॉइंट पर लगेगा, हर पॉइंट पर लगेगा, जिसकी वजह से आपके पास जो आपका ओवरऑल वैल्यू आएगी 50 न्यूटन की पूरे 20 मीटर पे आएगी फ्रिक्शन की। तो वर्क डन बाय आपका जो फ्रिक्शन है वो आपके पास 50 इंटू 20 माइनस कर दो इसे तो माइनस 1000 न्यूटन और नेट वैल्यू आपके पास जो आएगी 1750 में से आप अगर 1000 को माइनस करेंगे तो आपके पास 750 न्यूटन या 750 न्यूटन आपका आंसर आएगा, जो कि आपकी फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास देता है ये कहता है द रिलेशन, बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम t, द रिलेशन बिटवीन x एंड टाइम t किसके लिए, फॉर अ बॉडी ऑफ मास, फॉर अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय x is equals to t cube by 3. Body of mass 2 kg. 2 kg under a action of force is given by x is equal to t cube by 3, where x is in meters and t is in seconds. Calculate the work done by body. आपको कैलकुलेट क्या करना है, वही calculate the work done by body in the first 2 seconds. ट्राई कीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको x = t³ by 3 दिया था, ठीक है। मैं ऐसा कर लेता हूँ dx over dt, इसे मैं अगर पहले सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये t² आ जाएगा, याद है 3t³ बेटा ऐसे करते हैं ना, t³ का 3t² by 3 हो जाएगा, इतना तो याद है ना, ऐसे मत देखो मेरी शक्ल t², ये क्या है मेरे पास dx by dt की वैल्यू है, राइट। और अगर ये जो है मेरे पास v के इक्वल होता है तो a की वैल्यू क्या आएगी, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो t² का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गया है 2t आ गया है, राइट। अब आपको क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था इन 2 सेकंड। तो आपको पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है F.ds है, और वैसे तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है कि जो मेरा फोर्स है वेरिएबल फोर्स है, x ऐसे वेरी कर रहा है तो एक वेरिएबल फोर्स की निशानी मैंने आपको बता दी है। वेल अभी आगे कहता हूं कि F को मैं क्या लिख सकता हूं, ma लिख सकता हूं, और ds जो मेरे पास वैल्यू आई है, यहां से देखना ds है, dx लिख दो, बात तो एक ही है। यहां से मैं dx को ऐसे लिख सकता हूं dx = t² dt, कोई दिक्कत तो नहीं है, dx/dt t² के इक्वल आया था तो dx = t² dt बन जाएगा बेटा। w = f.dx अगर मैं लगा देता हूं तो मेरे पास ma.dx की जो वैल्यू आ जाएगी, अब मैं इस dx को क्या लिख सकता हूँ t².dt लिख सकता हूँ। मास कितना दे रखा था मैंने, 2 kg का दे रखा था, 2 को बाहर निकालिए, a की वैल्यू 2t आई थी, 2t.t²dt आ जाएगा। t × t² कितना आ गया t³, तो आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स t³.dt, और ये आपके पास आ रहा है छोटा सा वर्डन आ रहा है dx है, dw आ रहा है बेसिकली, और आपके पास अगर dw को w बनाना है तो आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसको, है ना। t³ का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, dw का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास w = 4, बाहर ले लेता हूँ t⁴/4, 4 से 4 तो गया और 0 से लेकर 2 तक करना है मेरे को,
भाई यही तो बोला है, वर्क डन इन 2 सेकेंड्स। 0 से लेकर 2, लिमिट यही लूंगा मैं, 0 से लेकर 2 लूंगा, 2 की पावर 4 माइनस 2 की मतलब 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे रख दोगे तो वर्क डन कितना आ गया आपके पास 16 जूल। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपको दे रखे होते हैं ये आपको सॉल्व करने होते हैं, है ना। बाकी घर पे आप बड़े बड़े क्वेश्चन करना, मैं छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, आज के लिए वर्क का इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हमारी एनर्जी शुरू हो जाएगी और काइनेटिक पोटेंशियल वगैरह को हम लोग शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।